हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसे 300 विच इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले तो अगर आपके मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके लिए एकदम फ्रीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना इंडेक्स ऑफ आईसीएम मॉड्यूल की कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो SQC1 एसे 220 हमारा पहला सब्जेक्ट था, वो हो गया, पहला टॉपिक था। दूसरा हमने कवर किया था एसे 200, 210, 230, उसके बाद ऐसे 240, 250 के साथ साथ हमने नॉक्लर भी कवर कर लिया था जो आपका प्रोफेशनल एथिक्स में आता है। उसके बाद 260 के साथ हमने 265 कर लिया था, 299, और अब हम बात करने वाले हैं एसे 300 के बारे में। सर आपने ये 402 तो कवर करवाया ही नहीं। बेटा, हम जब ऐसे कवर कर रहे हैं तो हमें सीक्वेंस वाइज कवर करना चाहिए ताकि हम चीजों को और अच्छे से समझ पाएं। इसलिए हम अभी एसे 300 कवर कर रहे हैं। अब आप देखोगे ना, आईसीए ने आपके इंडेक्स में एक लाइन लिख दी है कि ये जो एसे 300 था वो इंटरमीडिएट लेवल पे आपका बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, इसलिए फाइनल लेवल पे सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछेंगे। ये बात ध्यान में रख लेना। आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं एसे 300 में। मैंने क्या किया है, मैंने एसे 300 प्रोनाउंसमेंट से लिया, आपके इंटरमीडिएट में जो था वो एसे 300, उन दोनों को कंपेयर किया कि इंटरमीडिएट में कितना पोर्शन कवर था, उस इंटरमीडिएट के पोर्शन में कितना एप्लीकेशन पार्ट पूछा जा सकता था सीए फाइनल लेवल पे, वो मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं एसे 300 इस पूरे रिवीजन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने नोट्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ते हैं जो मैंने आपके लिए बनाए। तो इसी हैंड रिटन नोट से आज हम प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। इन तीनों के बीच के डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम जो इस टॉपिक में आएगा, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले बनती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो आप मेंटली प्रिपेयर करते हो। जैसे आप सोचते हो कि यार सीए फाइनल है, 6 महीने की मेरे पास स्टडी लीव है, 5-6 महीने की स्टडी लीव है, तो इस 5-6 महीने की स्टडी लीव में मुझे इतनी बार रिविजन्स करना है, इतने मॉक टेस्ट देने हैं, इतनी बार इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये जो अभी आप ऊपर ऊपर से प्लान बनाते हो ओवरऑल मेंटली, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। और जब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप अपना प्लान प्रिपेयर करते हो, प्लान इज बेसिकली योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, कि आप कितने चैप्टर्स एक दिन में करने वाले हो, कौन सा चैप्टर आप कब करोगे, कौन सा सब्जेक्ट आप सीक्वेंस में कैसा रहने वाला है वो सब्जेक्ट। तो बेसिकली वो जो डिटेल्ड आप प्लानिंग करते हो ना, उसको बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि वो ऑडिट प्लान है। जो आप मेंटली प्रिपेयर करते हो वो ऑडिट स्ट्रैटेजी है। एंड ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी वाले होते हैं ना, बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े मतलब पार्टनर, मैनेजर, ये सब मिलकर करते हैं। और काम एक्चुअली में कौन करते हैं, हम जैसे आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स को देते हैं ना हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बना के, आर्टिकल्स को जब हम प्रोग्राम बना के देते हैं उसमें सारे वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स लिखे हुए होते हैं, लिस्ट होती है कि भाई आपको ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो उसको हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था तीनों के बीच में। अब हम शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्लानिंग, हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में सोचना है कि भाई हम एज अ सीए स्टूडेंट प्लानिंग क्यों करते हैं, हमारे स्टडी जो भी हमारा पैटर्न रहने वाला है उसकी हम प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा सबसे जो वीक सब्जेक्ट है, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट है, उस पर हम अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट्स तो हमारे प्लानिंग, जो हम स्टडी प्लानिंग करते हैं उससे भी आ गए। अब आप सोचो कि ऑडिट में प्लानिंग की क्या जरूरी है। ऑडिट में प्लानिंग की जरूरत है ताकि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ ऑडिट का। अब मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट आप किसका करते हो, मैनेजमेंट बेसिकली आप लोगों का करते हो, एक टीम का मैनेजमेंट करते हो, राइट। आपको मैनेजर कब बोला जाएगा, जब आपके नीचे कोई बंदे काम कर रहे हो। ठीक है, सिंपल। तो आप मैनेजमेंट करते हो किसी टीम का। तो टीम होने के लिए सबसे पहले आपको टीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब टीम को सिलेक्ट करने के बाद उसको मैनेज कैसे करोगे, डायरेक्शन एंड सुपरविजन देकर, और उसके बाद उनके काम को कोऑर्डिनेट करके। ऐसा नहीं सब अपना अपना काम करें, उनके काम को कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा ना। तो ये है अपना बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, जो हम अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। So this is benefits और advantages of planning. टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास अटेंशन देना होता है हमें इंपॉर्टेंट एरियाज को, इसलिए हम पोटेंशियल प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट किसका करते हैं, टीम का, जिसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करते हैं, और उनके काम को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये बोल रहा है कि भाई प्लानिंग के टाइम ना, ऐसा नहीं सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो सिर्फ प्लान करेगा, ऐसा नहीं। सारे की मेंबर्स, जो भी की मेंबर्स है ना,
टीम, जो भी टीम के की मेंबर्स है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अच्छा काम, जैसे मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, वो भी सारे लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि प्लानिंग की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़े। ऐसा जिससे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ऐसे ही मेरे ख्याल से आपके सीए फाइनल लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजॉरिटी जो रेलेवेंट पोर्शन होता है ना सीए इंटरमीडिएट का, वो हम इस रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। फिर दूसरा बात आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान बनाया, आज आपका प्लान काम नहीं आया तो आपने फिर प्लान करना छोड़ दिया, हो गया भाई मेरा तो बस ये प्लान बनाया था इसी को फॉलो करूंगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। आप रोज प्लान बनाते हो, अगर आपका एक प्लान फेल हो जाए तो आप दूसरा प्लान बनाते हो, दूसरा हो जाए तो तीसरा बनाते हो, तो ऐसे ही करके आपको प्लानिंग रोज करनी पड़ती है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ऑडिट के स्टार्ट में कर दिया तो प्लानिंग खत्म। प्लानिंग शुरू होती है जब आपका पिछला ऑडिट खत्म हुआ था, और प्लानिंग खत्म होती है जब आपका ये वाला ऑडिट खत्म होने वाला है। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होता प्रोसेस प्लानिंग का, प्लानिंग चलती जाती है, ठीक है। अब प्लानिंग में ना अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रायर टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जब हम एसेस करते हैं ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो एसेस कब करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में। वो आगे आने वाला है आपका 315, जो इसके जस्ट बाद आपका रिवीजन वीडियो आएगा। तो उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। अब ये प्लानिंग में हम कुछ बातों को कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? अब आप खुद सोचो कि जब आप प्लानिंग करने जा रहे हो किसी भी एंटिटी के ऑडिट का, तो सबसे पहला आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, राइट? मतलब एंटिटी को समझोगे तो सही ना भाई, एंटिटी क्या है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लीगल एंड रेगुलेशंस कौन कौन से अप्लाई होते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप लोगे जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब जहां पे भी अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए ना, तो आप के दिमाग में फिट होना चाहिए कि पूरे ऑडिट में जहां पे भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी की बात आ जाए, हम बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इंक्लूड 3 थिंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं 315 में, ऐसे 315 में। उसमें एक चीज थी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो सकती है या फिर कोई दूसरी प्रोसीजर भी हो सकती है, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने कर लिया। अब हम उसके बेसिस पे मटीरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं, और अगर मटीरियलिटी ज्यादा है तो हमें एक्सपर्ट्स भी हायर करने पड़ सकते हैं, एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। तो यही आपका पूरा 4-5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया सीए फाइनल एंड सीए इंटर दोनों के लिए। ये क्या बोल रहा है? प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं कि भाई प्लानिंग वो फेज है जो हम सबसे पहले करते हैं, बाद में हमें प्लानिंग करनी नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस फेज। एंड दूसरा, प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअल एंड आइटरेटिव। आइटरेटिव मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड प्रायर टू ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम, रोमम असेस करने से पहले हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन से? सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम रैप परफॉर्म कर रहे हैं। रैप कौन सा? एक तो या तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो सकता है, या फिर दूसरा कोई अदर प्रोसीजर जो हमें परफॉर्म करना है वो हो सकता है। और फिर मटीरियलिटी हम देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, और मटीरियलिटी अगर ज्यादा है तो फिर हमें एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में। व्हाट आर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? प्रिलिमिनरी से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिलिमिनरी मतलब क्या? प्लानिंग से भी पहले हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, प्लानिंग से भी पहले हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं आप डायरेक्ट जाके प्लान करने लग जाओ, पहले कुछ चीजें तो करनी पड़ती है ना। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ऐसे 210, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें हम एंटिटी के जो हमारे टर्म्स होते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आपके अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, राइट? उसके बाद ही आप प्लानिंग करोगे ना। पहले आप एक्सेप्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। एक्सेप्ट करोगे मतलब कोई नया क्लाइंट है तो उसको एक्सेप्ट करोगे, पुराना क्लाइंट है तो उसको कंटिन्यू करोगे। तो आपको 220 में वो देखना पड़ता है, कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस। अब इसमें वही वाले पॉइंट आ जाते हैं, इंटीग्रिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, जो हमने एसक्यूसी 1 में पढ़े थे। फिर हमें तीसरा देखना पड़ता है हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि हाँ, हम रेडी तो है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे 220 में आपको ये भी चेक करना पड़ता है अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में। तो एक है ऐसे 210 के बारे में, दो है ऐसे 220 के बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। आप बोलो यार ठीक है, चलो ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है, ऑडिट प्लान प्रिपेयर करना है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर लेते हैं ना, उनसे ही पूछ लेते हैं। हम तो क्या नए नए आए हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होगा, पुराने ऑडिटर का भी उनको एक्सपीरियंस होगा कि भाई पुराना ऑडिटर कैसे ऑडिट करता था, उसका क्या प्लान रहता था, क्या स्ट्रैटेजी रहता था। तो हम उससे बातें कर लेंगे। और क्या पता अगर ये स्ट्रैटेजी प्लान है ना अच्छा नहीं हुआ ना, तो हम मैनेजमेंट पे डाल देंगे, भाई मैनेजमेंट ने बनाया था, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो भी ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है और जो भी ऑडिट प्लान होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की। आप चाहो तो डिस्क्लोज कर सकते हो, आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ कि भाई हाँ चलो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, लेकिन आपको ये संभाल के रखना पड़ेगा कि आप इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट की कॉम्प्रोमाइज ना कर दो। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट मतलब क्या कि आप उनको ये ना बता दो कि भाई मैं कौन कौन से सैंपल सिलेक्ट करने वाला हूँ,
इतना भी उसको डिटेल में मत बता देना मैनेजमेंट को, नहीं तो उनको पता चल जाएगा आप क्या करने वाले हो और फिर उस हिसाब से वो गड़बड़ गड़बड़ कर सकते हैं। तो सिंपल यही है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते प्लान बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। सिंपल, ये आपका केस स्टडी टाइप बना के पूछ सकते हैं। फिर आता है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान। प्लान में एक्चुअली आता क्या है, प्लान में क्या आता है, तो प्लान में बता दो सिंपल, अभी पढ़ रहे हैं ऐसे 300, उसके बाद आता है ऐसे 315, उसके बाद आता है ऐसे 330, और फिर अगर और भी कुछ बच्चा है जैसे हमारे और भी अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ना, ऐसे 315 330 के बाद जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स ऑडिट प्लान के अंदर आते हैं, उसके अंदर हम प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कौन से प्रोसीजर्स करने कौन से नहीं करने। तो ये सिंपल है। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्लानिंग वेरी अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो हमारा प्लानिंग है ना, प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हर एंटिटी के लिए आप सेम प्लान तो नहीं बनाओगे ना, हर सब्जेक्ट के लिए क्या आप सेम प्लान बनाते हो, नहीं। तो वैसे ही हम हर एंटिटी के ऑडिट के लिए सेम प्लान नहीं बताते। वो जो प्लानिंग होती है ना वो किस बेसिस पे चेंज होती है वो बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी। ऑडिटी की साइज, ऑडिटी मतलब आपने नया टर्म सुना होगा ये, ऑडिटर, जैसे ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर मतलब वो जो ऑडिट करता है, ऑडिटी मतलब वो जिसका ऑडिट हो रहा होता है, मतलब ये एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बड़ा कितना क्या साइज है उसकी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, हमारी एक्सपर्टीज क्या है, कोई सर्कमस्टेंसेज में चेंज आया है क्या, तो उस हिसाब से हमको प्लानिंग में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी हम पूरा बात कर रहे थे प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, अब हम बात करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये सेट करती है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, एसटीडी, वो पीसीओ वाला एसटीडी नहीं, दिस इज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और हमारे गाइड्स करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। हम ऑडिट प्लान बहुत अच्छे से बना पाए इसलिए हमें गाइड भी करती है। तो अब ये फैक्टर्स वाइल एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट स्ट्रैटेजी जब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तब हमें कौन से फैक्टर्स का ध्यान देना है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो उसमें हम एक बार अपने नोट से देख लेते हैं। सिंपल है कि आपको अगर याद होगा हमने किया था ऐसे 299, उसमें एक टॉपिक में हमने ये वाला पॉइंट पूरा डिस्कस किया हुआ है, जो मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे 300 में वापस पढ़ने वाले हैं, तो वो वापस से इधर आया। आपको बस नीचे कमेंट करके बताना है कि हमने कौन से टॉपिक में ये वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था। जिसने भी कमेंट करके बता दिया वो जीत गया। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले मैं बोल रहा था कि वहां पे हमने देखा था कि भाई कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है ना, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, प्लानिंग से पहले स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी से पहले भी क्या होता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज सबसे पहले होती है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर ली। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करके आपको क्या पता चला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या स्कोप होने वाला है हमारा। ठीक है, इससे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पता करने थे, ताकि आप अपनी एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर पाओ। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, अगर आपको अपना स्कोप पता होगा, उसी हिसाब से आप अपनी टीम को डायरेक्ट करोगे ना कि भाई हाँ हमको यही डायरेक्शन में काम करना है। तो यही बोल रहा है कि भाई आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट पता किए ताकि आप अपने टीम एफर्ट्स को डायरेक्ट कर पाओ। अब किस वे में डायरेक्ट करना है, कौन से एरिया में डायरेक्ट करना है, हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए डायरेक्ट करना है कि हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एक रिपोर्ट बना के देनी है, तो उस डायरेक्शन में हमें टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना है। और ये सारा काम करने से क्या पता चलेगा हमें, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, एनटीई इज नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, ये सारी चीजें हमें ये सारी चीजें करने से पता चलेंगी। तो ये है हमारा फैक्टर्स फॉर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने का क्या बेनिफिट है भाई, स्ट्रैटेजी क्यों करनी है, प्लानिंग क्यों करनी है, तो यही चीज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज बेसिकली एनटीई एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम एनटीई पता लगा पाए और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाए। मैं क्या बोल रहा हूं, नेचर मतलब क्या, कि भाई कौन से क्वालिटेटिव रिसोर्सेज हमें एम्प्लॉय करने हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कितना एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, कम एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस वाले चाहिए तो कितने चाहिए, नए अनएक्सपीरियंस चाहिए तो कितने चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है टाइमिंग, किस टाइम पे हमें रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, मतलब कट ऑफ डेट पे करना है। कट ऑफ मतलब क्या, आपके पीरियड एंड पे ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करना है, ड्यूरिंग द पीरियड ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करना है। तीसरा एक्सटेंट, कितने, क्वांटिटी, कितने रिसोर्सेज हमें कहां कहां डिप्लॉय करने हैं। 10 रिसोर्सेज यहाँ ये वाले एरिया के लिए करने हैं, 2 रिसोर्स ये वाले एरिया के लिए करने हैं, तो वो हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी से पता चलता है। एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाए, ये तीनों चीजें करके। सिंपल, ठीक है। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट प्लान। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ना, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट प्लान, तब आप अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे ऑडिट स्ट्रैटेजी की भी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें बता रहा है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट प्लान, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई मैं सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करूंगा। स्ट्रैटेजी में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं,
ताकि हम ऑडिट को प्रॉपरली प्लान कर पाएं। स्ट्रैटेजी में हम बेसिकली डिसाइड करते हैं ना, सीए फाइनल करना है 6 महीने में करना है, 3 रिविजन्स करने हैं, 2 मॉक टेस्ट देने हैं, एक दिन को इतना टाइम देना है। तो ये सारा आपको, ये आपकी सारे की डिसीजंस है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम एनटीई डिसाइड करते हैं, तो हमें वो रिकॉर्ड करना है, वो डॉक्यूमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट करना है? एनटीई डॉक्यूमेंट करना है। किसका? रैप और फैप का। रैप इज बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद जो होता है फैप, विच इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो रैप और फैप हमें उसकी एनटीई यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्लानिंग में। और ड्यूरिंग द ईयर अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हो तो वो भी हमें रिकॉर्ड करने हैं, और उसका रीजन भी रिकॉर्ड करना है कि हमने क्यों चेंज किया हमारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। ऐसा नहीं कि हम सेम स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हमें उसका रीजन भी मेंशन करना पड़ता है कि हमें क्यों चेंज की। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों को बता सके कि भाई अगर ड्यूरिंग ऑडिट कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हमें नया कुछ पता चलता है, तो हम अपने हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी और प्लान को चेंज करते हैं। ठीक है, फिर आता है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। यही हमने जो यहाँ पे पढ़ा था ना कि हम सिग्निफिकेंट चेंजेस करते रहते हैं अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में, तो वही यहाँ पे बताया गया कि क्यों चेंज करना पड़ता है। ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान ड्यू टू। क्यों मॉडिफाई करना पड़ता है यार? कभी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, मतलब हमने जैसा सोचा नहीं था वैसा हो गया, कुछ चेंजेस इन कंडीशंस हो गई। कंडीशंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस। इवेंट्स में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गया, कंडीशंस में चेंज हो गई कंडीशंस। तीसरा, या तो हमें कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मिल गया, हमें ऑडिट करते करते कोई ऑडिट एविडेंस मिल गया जिसकी वजह से हमें अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ सकता है। कैसा मतलब? क्योंकि हमारे जो ऑडिट एविडेंस मिला ना, उसने एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जब हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रहे थे ना, तब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स किए, उस प्रोसीजर से जो हमें ऑडिट एविडेंस मिला, उसकी वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन मिली ना, वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन से बहुत डिफरेंट थी। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, पहले हमने ऐसा माना कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कि भाई हमारा टर्नओवर सपोज 1000 तक जाएगा इस साल। ठीक है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी खत्म नहीं हुए ना, बने नहीं अच्छे से ड्राफ्ट में। लेकिन जब हम करते रहे, ऑडिट करते गए, फिर जा रहे इतनी सारी एंट्रीज पास हो गई, 2000 हो गया डायरेक्टली टर्न हुआ, तो डबल हो गया। तो इससे क्या, सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत डिफरेंट हो गई ना, हमारी मटीरियलिटी पूरी चेंज हो गई, तो इसकी वजह से हमारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई कब कब आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ऑडिट स्ट्रैटेजी, सबसे पहले बात यही है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान। ये मैंने आपको बता दिया, पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, फिर ऑडिट प्लान बनता है। ठीक है, और ऑडिट प्लान में ना मोर डिटेल होती है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी तो मेंटली हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ऑडिट प्लान लिख के प्रिपेयर करते हैं, उसमें एकदम डिटेल में प्रिपेयर करते हैं कि हम ऑडिट स्ट्रैटेजी को कैसे मीट करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब अगर स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आएगा तो प्लान में चेंज आएगा, प्लान में चेंज आएगा तो स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी अपने आप। तो यही बोल रहे हैं कि भाई क्लोजली इंटर रिलेटेड है, मतलब एक में चेंज आएगा तो दूसरा भी अपने आप चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू डेवलप ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस, हमें गाइड करती है कि प्लान को आपको कैसे डेवलप करना है। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट टू एलोकेट वर्क टू टीम मेंबर्स, ताकि हम वर्क को डिवाइड कर सके, एलोकेट कर सके टीम मेंबर्स में, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी होता है। फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम आपको कैसे बनाना है, ये कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखना है, तो आप रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस जानना पड़ेगा, दूसरा उसका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना पड़ेगा, नेचर एंड साइज बेसिकली, तीसरा आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस कैसे काम करता है उसको आपको जानना पड़ेगा, चौथा है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, कैसे वो अकाउंट करते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है, फिर पांचवा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड लास्ट में ओवरऑल प्लान क्या है हमारा ऑडिट करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है वाइल फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम। फॉर्मुलेटिंग मतलब बनाना, जब आप ऑडिट प्रोग्राम को बनाने जा रहे हो। अब दूसरा पॉइंट आता है ऑडिट प्रोग्राम में हमारे पास कि भाई ऑडिट प्रोग्राम बना तो लिया, लेकिन ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के जैसे ऑडिट प्रोग्राम को भी अल्टर करना पड़ता है, ऑडिट प्रोग्राम को भी रिवाइज करना पड़ता है। तो इसमें दो टाइप के हमारे पास होते हैं, एक अल्टरेशन होता है, एक रिवीजन होता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ गया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं व्हेन ऑडिट प्रोग्राम इज टू बी अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग ऑडिट, मतलब ड्यूरिंग ऑडिट अगर आपको कुछ भी कंडीशन मिल जाए जिससे आपको है ना ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे अल्टर। तो अगर आपको कोई भी ये वाला कीवर्ड मिल जाए ना अल्टर्ड, तब आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। क्या बोल रहे हैं? आपको ऑडिट प्रोग्राम क्यों अल्टर करना है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, या तो
या तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया या तो आपके एसेट्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया। रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, वो तो हमने समझ लिया। एसेट्स में क्या हो गया, या तो एसेट्स बढ़ गए या तो एसेट्स मिस अप्रोप्रिएट हो गए। भाई साहब, रेवेन्यू बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, या फिर एसेट मिस अप्रोप्रिएट हो गया। अगर एसेट मिस अप्रोप्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, जैसा हमने सोचा था, इज नॉट एज इफेक्टिव एज अज्यूम, जैसा हमने अज्यूम किया था उतने इफेक्टिव नहीं है इंटरनल कंट्रोल। यही बस यही 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। जो आपका अगर ये अल्टर्ड वाला क्वेश्चन आ जाए तो, कि भाई जब वॉल्यूम सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गया या फिर इंक्रीज हो गया हमारा बुक डेट्स और स्टॉक, मतलब ये दोनों एसेट ही है, या फिर एसेट मिस अप्रोप्रिएट हो गया, या फिर इंटरनल कंट्रोल आर नॉट एज इफेक्टिव एज अज्यूम्ड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम। ये आप ध्यान रखना, एक है यहाँ पे अल्टर्ड और एक है यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये होता है जब आपने एंगेजमेंट खत्म कर दी, मतलब रिकरिंग ऑडिट की बात कर रहे हैं कि भाई आपने लास्ट ईयर इसी एंटिटी का ऑडिट किया था, अब आप इस साल भी ऑडिट करने वाले हो, तो इस साल आपको क्या ऑडिट प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिवीजन। और अगर आप ड्यूरिंग द ऑडिट किसी भी ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अल्टरेशन। ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके। तो रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम कब कब करना पड़ सकता है आपको? रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहला जो आपका एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट्स, उसकी वजह से, ऑब्वियसली उसकी वजह से तो आप ऑडिट प्रोग्राम चेंज करोगे। दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए इस साल बिजनेस में, तो उसकी वजह से आप ऑडिट प्रोग्राम चेंज करोगे। या फिर तीसरा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर करंट ईयर, आपने करंट ईयर का इवैल्यूएशन किया इंटरनल कंट्रोल का, उसकी वजह से आप चेंजेस करोगे। एंड लास्ट छोटा सा पॉइंट आपका ऑडिट एग्जीक्यूशन। आपको ऑडिट एग्जीक्यूशन के टाइम क्या क्या स्टेजेस होते हैं ऑडिट एग्जीक्यूशन में? सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग करते हो। दूसरा, आप रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन करते हो। तीसरा, आप टेस्टिंग करते हो। चौथा, आप रिपोर्टिंग करते हो। मतलब ये बेसिकली ऑडिट का छोटा सा स्टेजेस दिया हुआ है कि ऑडिट हम कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली, ये भी इतना बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो ये था आपका पूरा ऐसे 300। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी जल्दी हमने सारी चीजें कवर कर ली है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। लाइक टारगेट हम रखते हैं हमारा 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने मेरे बाकी के लाइक टारगेट्स अचीव करा है, ये भी लाइक टारगेट आप जरूर अचीव कर लेंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना। हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो आके देखे तो उसे बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाएगी, वो भी सीए बनेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।